I am Bhagavat. Today I will teach you Social Science, Class 10, NCERT book, Economics. Lesson second, Sector of Indian Economy. अब इसका जो सेकेंड पार्ट या अगला पार्ट है वह डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में किस प्रकार से इंडिया के डिवाइड किया गया है उसको देखेंगे। इसके पहले आप लोग इंडियन इकोनॉमी को प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में कैसे डिवीजन हुआ था और उसके विषय में आप लोग पढ़े। अब इसका सेकेंड डिवीजन आता है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। एग्जामिन्स ऑफ, अगर हम एग्जामिन या देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स के क्लासिफिकेशन को, तो देयर आर पीपुल्स ऑफ इम्प्लॉयड बेस्ड। इसमें इसके इम्प्लॉयड या रोजगार के बेस पे देखें तो पीपुल को डिवाइड किया गया है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। इसको इनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो रोजगार हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। आर यू रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलो ऑफ रिगार्ड टू देयर एम्प्लॉयमेंट्स। और यह क्या जो जहाँ आप रोजगार कर रहे हैं वहाँ पे क्या गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किया जाता है? क्या भारत के हर स्थान पर गवर्नमेंट के रूल को फॉलो किया जाता है? सपोज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सभी स्थान पर रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होते। इसका एक एग्जांपल्स है दो जो स्टोरी है, छोटी स्टोरी के माध्यम से, एक कांता और कमल का। कांता और कमल की स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है और कौन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। कांता वर्क्स इन ऑफिस एट सी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. I see get of her salary regular and end up early every month. यह प्रत्येक दिन ऑफिस में 9:30 से और 5:30 पर काम करती है और महीने के अंत में इसकी सैलरी मिल जाती है। एडिशन ऑफ सैलरीज आल्सो ऑफ गेट ऑफ प्रोविडेंट फंड, और सैलरी के साथ साथ इसको फंड भी मिलता है। एंड रूल्स ऑफ लेड टू डाउन बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स निर्धारित किए गए हैं उस रूल्स के आधार पर इसको सैलरी मिलती है। एंड सी गेट मेडिकल एंड अदर अलाउंस, मेडिकल के साथ दूसरे प्रकार भी अलाउंस इसको मिलता है। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, वह संडे को भी इसको ऑफिस नहीं जाती है और संडे का भी वह उसको पेमेंट मिलता है, अर्थात पेड हॉलीडे। वह हॉलीडे भी होगा उसका, पेड भी। दिस इज ए पेड हॉलीडे। व्हेन इज द ज्वाइंट ऑफ वर्क, जब वह काम के लिए जुड़ी। सी was given appointment letter starting all the terms of condition of work, और उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, उसमें काम करने के टर्म और कंडीशन भी इसमें निर्धारित किए बताए गए थे। ये सिचुएशन कांता की है। दूसरी सिचुएशन कमल की है। कमल इज कांतास नेबर्स, कमल जो कांता का पड़ोसी है। सी इज डेली वेज लेबर इन नियर बाई ऑफ ग्रेसी शॉप्स, यह ग्रोसरी शॉप्स पे ये लेबर का वर्क करता है। ही गोज टू शॉप ऑफ 7:30, वह डेली सुबह 7:30 पर मॉर्निंग में वर्क के लिए जाता है और रिटर्निंग टाइम उसका 8 PM है, वह 8 बजे वापस लौटता है। इन इवनिंग ही गेट्स नो अलाउंस ऑफ अपार्ट्स फ्रॉम वेजेस, उसकी मजदूरी के अलावा किसी प्रकार का कोई अन्य प्रकार का अलाउंस नहीं मिलता है। He does not pay for days and he does not work, जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन का उसको पेमेंट नहीं मिलता है। अगर संडे को वह नहीं जाएगा काम पे तो संडे का पेमेंट उसको नहीं मिलेगा। Now he was given any form letter of saying, न तो उसको कोई काम करने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, न ही कोई उसको टर्म और कंडीशन को बताया गया था। He has been employed in shops, वह काम पर शॉप पर काम करने लगा। He asked to the leaves any time his employees, और बिना किसी कारण को, बिना किसी
काम के किसी समय उसको काम करने के लिए छोड़ा जा कहा जा सकता है, और जिस दिन से वह उसका एम्प्लॉय जिसका मालिक कह देगा उस दिन से उसको काम पर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन क्या होती है कि वह ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंट करता है। सबसे पहले देखें, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द एंटरप्राइज वर्क्स विद देयर एम्प्लॉयड एंड रूल एंड रेगुलेशन। सबसे पहले यहाँ पर रूल्स का फॉलो होता है, और यह जॉब रेगुलर है। रूल्स है और रेगुलर। आप अगर एक बार अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो कब तक के लिए, जब तक रिटायरमेंट नहीं होते हैं तब तक आपको रेगुलर वर्क करना है, जब तक बिना कारण के किसी समय हटाया नहीं जा सकता है। एंड हियर पीपल्स आर इंश्योर्ड दैट वर्क, आपका काम जो है इंश्योर्ड आप सुरक्षित है। यह एक बार आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो यह मान लीजिए कि आप 30-35 वर्ष जितने समय तक आपका रिटायरमेंट समय है उतने समय के लिए आप वर्क सुरक्षित है, तो यह एश्योर्ड है। आपका वर्क है रेगुलर है और एश्योर्ड है। एंड रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, और यह रजिस्टर गवर्नमेंट के द्वारा है। गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा यह रजिस्टर्ड है। और इसमें जो रूल और रेगुलेशन होंगे वह वेरियस गिवन यह रूल रेगुलेशन वह अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे अब फैक्ट्री रूल्स, अगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो फैक्ट्री के रूल्स होंगे। फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट के अधीन जो भी रूल्स बनाए गए हैं वह रूल्स का फॉलो होगा। मिनिमम वेज, मिनिमम वेज एक्ट, और पेमेंट है ग्रेच्युटी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये जितने भी रूल्स है। इसके अलावा है सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिशमेंट, जो उद्योग की स्थापना से संबंधित रूल्स है। और ये सभी रूल्स के आधार पर इसको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अर्थात आप रूल और रेगुलेशन का फॉलो कर रहे हैं, वर्क रेगुलर है, एश्योर्ड आपका काम जो है सुरक्षित है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री एक्ट के अधीन आपको मिनिमम वेज मिलेगा, और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अधीन भी आपका कंपनी आता है। इट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज ऑफ फॉर्मल प्रोसेस, और ये सभी जो प्रोसेस हैं इसको फॉर्मल, यह फार्मर प्रोसेस को यूज किया जाता है, फार्मर प्रोसेस के आधार पर इसका प्रयोग किया जाता है। सम पीपल्स मे बी ऑफ नॉट एम्प्लॉयड एंड बट इज द वर्क इज द ओन बट इज द रजिस्टर्ड ऑफ देमसेल्फ, गवर्नमेंट एंड रूल एंड रेगुलेशन फॉलो। अगर कोई भी सरकार का नहीं है लेकिन सरकार के रूल्स को, ऑर्गेनाइजेशन है सरकार के रूल्स को फॉलो करते हैं तो वह भी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अधीन आ सकते हैं। दे हैव रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, जो रूल्स है रेगुलर्स है। अगर एक बार आपको सर्विस मिल गई, जब तक रिटायर नहीं होंगे वहां भी काम करेंगे, आपको पेमेंट भी मिलता है, ग्रेच्युटी भी मिलती है, और मिनिमम एक्ट को भी फॉलो करते हैं, तो यह सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर इज सिक्योरिटी एम्प्लॉय, आपका एश्योर्ड या सिक्योर है, आपका रोजगार जो है वह क्या है, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। एंड वर्क ओनली फिक्स आवर, अब वर्क क्या कंडीशन है, वर्क
ओनली ए फिक्स। आपको जो काम मिला है एक बार वही हमेशा करना है। आपका आवर्स क्या है, फिक्स है, आप फिक्स आवर में ही काम करेंगे। हाई पेड आप ओवर टाइम, अगर अधिक काम करते हैं तो उस ओवर टाइम का भी पेमेंट आपको मिलेगा। दिस बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉइज अगर जितने दिन काम करता है उससे अधिक काम करता है तो ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा। ओवर टाइम का जो पेमेंट है वह आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। व्हाट दीज आर है बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा लीव्स, जो आपको छुट्टी मिलेगी वह लीव्स, पेड लीव्स, पेड लीव्स मीन्स आपका जो छुट्टी मिलेगी उस छुट्टी के दिन का भी पैसा मिलेगा, उसको पेड लीव। और जब बिना छुट्टी, जिस दिन छुट्टी पे गए बिना बताए और जब उसका पैसा नहीं मिलता वो नॉन पेड लीव्स के अंतर्गत आते हैं। एंड प्रोविडेंट फंड, और ग्रेजुएटी आप रिटायर होंगे तो आपका जो भी पैसा फंड का कटता है वह भी मिलेगा। एंड सपोज आप मेडिकल बेनिफिट्स, और उस दौरान जो वर्क कर रहे हैं उस समय अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो यह मेडिकल की सुविधाएं भी वह उद्योग, कंपनी या एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है। एंड ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री इंश्योर ऑफ लाइक्स, जो आप जहां काम कर रहे हैं वहां सेफ एनवायरनमेंट है, काम करने का एनवायरनमेंट है, और साथ साथ आपको जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ एनवायरनमेंट और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की भी व्यवस्था है। और साथ साथ जब रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलेगा, आपको रिटायर पर पेंशन, जैसा रूल्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको एज वेल पेंशन, एज वेल जैसा रूल्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगा। ये सभी फैसिलिटी है कि यह किसके अंदर, फार्मर सेक्टर में फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम एक्ट और पेमेंट, ग्रेजुएटी और वर्क का फिक्स है, ओवर टाइम का पेमेंट भी मिलता है, पेड लीव्स है, और रिटायर होंगे तो पेंशन। ये सभी सुविधाएं किस सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलती है। ठीक इसके विपरीत देखें, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो काम करते हैं उनको वह स्मॉल यूनिट्स में होते हैं, यहां रूल और रेगुलेशन होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रूल और रेगुलेशन तो होते हैं लेकिन प्राय फॉलो नहीं होता है। इसके गवर्नमेंट जॉब में इसमें रूल और रेगुलेशन होते हैं। स्मॉल ऑफ सेक्टर एंड यूनिट्स ऑफ लार्जली आउटसाइड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यह आउट ऑफ कंट्रोल है। यहां पर देखा गया कि ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार की नियंत्रण से बाहर होता है। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत अधिक क्षेत्रों में फैला हुआ है और ये लंबा क्षेत्र है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होता है। लार्जली एंड देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट आर नॉट फॉलो, यहाँ पर रूल और रेगुलेशन हैं लेकिन फॉलो नहीं होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन तो होते हैं लेकिन ये फॉलो नहीं होते हैं।
जॉब इज लो पेड, यहाँ पर जो इनकम है वो भी, जहाँ पे आपको रेजिस्टर्ड पेमेंट है, मिनिमम वेज को फॉलो करना होता है, लेकिन यहाँ पर वेज का कोई लो वेज है, वह क्या है, लो पेड। यह हायर एम्प्लॉइज के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने में आपको रख सकता है। अगर वह लो में रखेगा तो वह कम जो है कि उसका पेमेंट देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ देखें ये लो पेड मतलब कम से कम पैसे में वह रखना चाहता है, वह अधिक से अधिक पेमेंट नहीं देना चाहता है, तो ये लो पेड वर्क्स के अंतर्गत आएगा। लीव्स ऑफ पेड और हॉलीडेज, अगर जिस दिन आप छुट्टी पे रहेंगे उस दिन का पेमेंट भी नहीं मिलेगा। जिस दिन आप छुट्टी पे या संडे या अदर छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं होता है, तो जो विदाउट, अगर आप हॉलीडेज पे होते हैं तो हॉलीडेज का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। और एम्प्लॉयड ऑफ नॉट सिक्योर, आपका जो यहाँ पर एम्प्लॉयज है जो सिक्योर है, और यहाँ पर क्या होता है आपका सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स के जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, किसी समय भी वो बिना कारण के आपको वर्क से हटा सकता है, और वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वह बिना कारण बताए हुए भी हटा सकता है। ए लॉट ऑफ डिपेंड ऑफ विश ऑफ एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर की इच्छा पर निर्भर है कि आपको काम पर रखना चाहता है कि नहीं। अगर आपका काम बेटर है तो वह रख सकता है, अगर काम बेटर नहीं है तो वह किसी समय हटा सकता है। सच इज द जॉब सेलिंग स्ट्रीट्स, जैसे सेलिंग स्ट्रीट गलियों में ठेला खींचने वाले, रिपेयर पर्सन और स्मॉल फार्मर्स ऑफ देयर ओन, और लेबर्स हैं जो वर्क करते हैं, और रिक्वायर्ड, ये सभी जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं जिनकी जॉब बहुत ही कम होती है और उनका लो पेड सेक्टर में इनकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट ऑफ वर्कर्स, अब हम वर्कर्स की प्रोटेक्शन कैसे करें। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनको सरकार के द्वारा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। अब ये हमको किस प्रकार से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लोगों को, कैसे लोग हैं जिनको हमको प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता होती है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। जैसा कि जानते हैं जो वर्कर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हैं उनके लिए तो सभी प्रकार की सुविधाएं होती है और उन्हें जितना वेज या पेमेंट मिलना चाहिए उनको मिलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा नहीं पाया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ जॉब दैट इज द मोस्ट ऑफ सॉफ्ट आफ्टर, इसमें से बहुत जो जॉब है वह बहुत ही कम समय के लिए होती है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज बीन डिपेंडिंग वेरी स्लो, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसका विस्तार बहुत ही धीमा होता है, बट हैज एक्सपेंडिंग इट इज द कॉमन फाइंड ऑफ दिस सेक्टर ऑफ एंटरप्राइज, और यह सामान्य रूप से सरकार के नियंत्रण से बाहर होते हैं। दिस ऑफ find our organized sector adopt is the such as the state of keep tax of refuse of follow up law products, इसमें से जो कंपनी काम करना चाहती हैं वह भी यह चाहती हैं कि हमको टैक्स देना पड़े और अधिक से अधिक जो वर्कर्स रखते हैं अगर 20 से एबव वर्कर्स होते हैं तो उनको क्या होना होता है, टैक्स देना होता है और ग्रेचुटी देनी होती है, सही प्रकार की जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको फॉलो करना होता है। इसलिए वे अपने वर्कर्स को कम रखना चाहती हैं और कम समय के लिए कि जब तक काम होगा तभी तक रखेंगे, जब काम नहीं होगा तो वो हटा देंगे, वो पूरे वर्ष भर पेमेंट नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर
वह अगर काम होगा तभी, और बैठा कर कोई पेमेंट नहीं देना चाहेंगे। दे अडॉप्ट ऑफ सच द स्ट्रीट्स ऑफ केस ऑफ टैक्स रिफ्यूज फॉलो प्रोटेक्ट ऑफ लेबर एज ए रिजल्ट लार्ज वर्कर्स आर फोर्स टू इंटर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स। इसलिए अधिक से अधिक वर्कर्स पर यह दबाव बना कि आपको काम मिलेगा लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पर काम नहीं देंगे, वह परमानेंट या टेम्पररी बेसिस पर काम देना चाहते हैं। दिस विच इज द पेमेंट इज वेरी लो, उनका पेमेंट है वह सैलरी बहुत ही कम होती है। ऑफ्टन ऑफ एक्सप्लॉइटेड ऑफ नॉट फेयर वेज, और प्राय उनका शोषण होता है, उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती है। दे इंटर्स ऑफ लो नॉट रेगुलर, और उनका पेमेंट कम भी होता है और रेगुलर नहीं होता है। एंड जॉब्स इज नॉट सिक्योर और नो बेनिफिट्स ऑफ अदर, और इनका जॉब भी सिक्योर नहीं होता है और किसी समय उनको जॉब से हटाया जा सकता है। ये सिचुएशन किसमें पाई जाती है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सभी सिचुएशन आते हैं कि जॉब रेगुलर नहीं होते हैं, किसी समय काम से निकाला जा सकता है। ऐसे भी उद्योग हैं जहां पर अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जा सकता है, लेकिन वे टैक्स से और अधिक पेमेंट्स देने से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि जब वर्क करेंगे जब तक तभी तक उनको पेमेंट देना पड़ेगा, जब वर्क नहीं होगा तो उसका पेमेंट नहीं देंगे। ऐसे में बहुत से छोटे उद्योग हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ऑर्डर मिलते हैं, जब तक ऑर्डर होता है तब तक वो अधिक से अधिक काम लेते हैं, जैसे ही ऑर्डर का कंप्लीट हुआ उनके पास वर्क नहीं रहता। ऐसे समय में वह पूरे वर्ष भर किसी को पेमेंट न दे करके और उसको केवल लो वेज और जब तक काम होगा तभी तक के लिए वो रखना चाहते हैं। सिंस यह स्थिति 1990 से 1990 से यह स्थिति बनी जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई, इसके पहले जो भी उद्योग थे, जो भी वर्कर थे, काम करते थे, उनको परमानेंट बेसिस पर रखा जाता था और रिटायर होने तक उनको काम मिलता था। लेकिन जब देश में अधिक से मात्रा में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई और स्मॉल प्रोड्यूसर को ऑर्डर देकर के काम कराने लगी, ऐसे सिचुएशन में जो अधिक से अधिक प्रॉफिट के लेने के लिए वह जो वर्कर्स को परमानेंट बेसिस के स्थान पे टेम्पररी बेसिस पे रखने लगी। लार्ज नंबर्स ऑफ वर्कर्स लॉसिंग देयर जॉब्स, इसका परिणाम है बहुत से लोग जो परमानेंट बेसिस पर काम कर रहे थे अब उनको हटा करके टेम्पररी बेसिस पर कर दिया गया। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज दिस लो इन अर्निंग, जिसके कारण से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यह अर्निंग जो कल अर्निंग हो गई वह क्या हो गई? लो हो गई। जो इनका इनकम हो गया वह अर्निंग्स इज लो हो गया। अर्निंग इनका लो होने का परिणाम है कि और जॉब भी इरेगुलर हो गया। जो जॉब रेगुलर मिलता था वह जॉब भी रेगुलर और जॉब भी सिक्योर नहीं रहा। नो अदर बेनिफिट्स, जो सही प्रकार की जो सुविधाएं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मिलती थी वो सभी सुविधाएं हटा ली गई। इस प्रकार से जो देखा जाए कहां पे हमें वर्कर्स को प्रोडक्शन की आवश्यकता है, जिसमें जो वर्कर्स हैं जहां पर हमें प्रोडक्शन की आवश्यकता है, ये वल्नरेबल्स ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, जिसमें रूरल एरिया में देखा जाए तो सबसे अधिक मोस्टली सेक्टर जो रूरल एरिया में काम करते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। देश ऑफ लैंडलेस, जिसमें ये लैंडलेस पीपुल हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, यह रूरल एरिया में लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, जो ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल छोटे ये मध्यम श्रेणी के किसान जो मार्जिनल
फार्मर्स, तो एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और सब शेयर क्रॉप्स, आर्टिसियन, वेवर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और ऐसे कितने 80% लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनको रोजगार बहुत कम मिल पाते हैं और इनका इनकम बहुत ही कम होता है। हाउस होल्ड दे ऑफ इंडियन स्मॉल ऑफ मार्जिनल कैटेगरी फार्मर्स कैन बी सपोर्ट ऑफ, और ऐसे लोगों को जो आर्टिसियंस है, जो विलेज आर्टिसियन है, आर्टिसियन जिसमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ या इसको कारपेंटर, ये तीनों इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग जो रॉ मटेरियल के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं कि रॉ मटेरियल को परचेस करके और वस्तु को बना करके मार्केट में बेच सकें, ऐसे में 80% वर्कर्स हैं जिनको सरकार की सपोर्ट की आवश्यकता होती है। एंड देश थ्रू ऑफ फैसिलिटी ऑफ डिलीवर्ड ऑफ, जैसे सीड्स है, सीड और एग्रीकल्चर इनपुट्स, फार्मर के लिए सीड और एग्रीकल्चर इनपुट्स की आवश्यकता होती है। क्रेडिट, स्टोरेज और फैसिलिटी ऑफ मार्केट आउटलेट्स, और ये मार्केट में भी इनकी आवश्यकताएं होती है। इन अर्बन एरिया ऑर्गेनाइज सेक्टर्स दिस द मेनली वर्कर्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों में काम करते हैं, कैजुअल वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर एंड हुज वर्क ऑफ स्ट्रीट्स वेंडर, ठेला खींचने वाले और हेड लोड पिकर्स, जो सिर पर बोझा ढोने वाले, गारमेंट्स में मेकर या कपड़ा उद्योग में काम करने वाले, ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। और प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल के साथ साथ ये मार्केटिंग ऑफ आउटपुट और मार्केटिंग से सामान को लेने के लिए इन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब कैजुअल लेबर जो अर्बन और रूरल दोनों क्षेत्रों में casual labor, urban and rural area need to protected, and who is the majority of workers of scheduled caste, इसमें से बहुत से जो जाति के हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड कम्युनिटीज के आते हैं। इनको दो तरह से डिसाइड ऑफ गेटिंग इरेगुलर एंड लो जॉब्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें सामाजिक भेदभाव का इनकी मजदूरी कम मिलती है, इनका इनकम कम होता है। इसके साथ ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव, साथ छुआछूत की भावना से या ऊंच नीच की भावनाओं से रखने के कारण से भी इनको एक तरह से सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नेसेसरी टू बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसलिए इनके सामाजिक और आर्थिक दोनों विकास के लिए इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब यह विभिन्न प्रकार के हम देखें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क करते हैं उनको अर्निंग लो होती है, रेगुलर नहीं होती है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में जो ठेला खींचने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले, ऐसे लोगों को, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इसके अलावा ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को इनकम के साथ साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो होती है, इससे भी रोकने के लिए हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इकोनॉमिक सेक्टर का यह दूसरा डिवीजन है, सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो सेक्टर में किस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर और ये प्राइवेट सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंट है, अब इसके माध्यम से देखेंगे। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ सेक्टर कुड बी ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप असिस्टेड, जो भी सामान है
जो भी वस्तुएं हैं उसके ओनरशिप के आधार पर यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। इन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ एसेट ऑफ प्रोवाइड ऑफ सर्विस। जो पब्लिक सेक्टर में है ये सभी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। जो भी फैसिलिटी है ये सभी जो गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है उसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। और प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप एज द एसेट ऑफ डिलीवर्ड ऑफ हैंड्स बाय प्राइवेट ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट में जो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति किसी मालिक के द्वारा जो फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है वह प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिविजुअल या कंपनीज है, जैसे रेलवे। अब तो पहले यह प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर का था, अब गवर्नमेंट द्वारा भी इसका भी प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, जबकि यह पहले यह पूरा माना जाता था कि यह पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत है। उस तरह से पोस्ट ऑफिस भी और यह केवल पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते थे, जो जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथों में होती है। अब पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं प्राइवेट सेक्टर, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, और यह सभी कंपनी जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है ये सभी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या डिफरेंट है? सच इज द अर्नर। जो पब्लिक सेक्टर का जो मेन एम्स होता है ये प्रॉफिट ऑफ नो प्रॉफिट, ये लाभ कमाने की नहीं बल्कि फैसिलिटी ऑफ पॉपुलेशन या जो यहाँ के निवासी उनको अधिक से सुविधाएं देने का काम करती है। यह कौन? पब्लिक सेक्टर। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है और ना प्रॉफिट, जो भी काम करती हैं वो लाभ के उद्देश्य से, जो भी काम करती हैं वो लाभ के उद्देश्य से उसको काम करने का काम करती हैं। टू गेट ऑफ मोटिव ऑफ प्रॉफिट सच इज द पे ऑफ मनी दिस इंडिविजुअल ऑफ कंपनी। जो भी हम पेमेंट करेंगे वो इंडिविजुअल कंपनी को। द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर जस्ट इज टू अर्न प्रॉफिट। गवर्नमेंट राइज मनी थ्रू द टैक्स ऑफ अदर वे एंड मीट ऑफ सर्विस। जो सर्विस देती है वो फ्री में, जैसे इस समय सबसे अधिक जो मजदूरी देने का काम, जैसे मजदूरी वर्क देने का काम गवर्नमेंट कर रही है, जैसे खाद्यान्न ये गेहूं और चावल जो दे रही है वो फ्री में दे रही है, कम लागत पे दे रही है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए दूसरे सेक्टर से गवर्नमेंट टैक्स लगाकर पूरा करती है। सरकार बहुत से जो सुविधाएं हैं वह जनता को फ्री में देती है, उसके बदले में वो टैक्स लगा करके उसको पूरा करती है। मॉडर्न बाय डे गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑफ होल रेंज एक्टिविटी। और सरकार सभी प्रकार के वर्क पर अधिक से अधिक व्यय करती है। दिस व्हाई गवर्नमेंट स्पेंड ऑफ एक्टिविटीज। यह क्यों करती है कि हम अधिक से अधिक पॉपुलेशन को फैसिलिटी दे सकें। इन सेवरल थिंग्स ऑफ दिस सेक्टर विच इज द प्राइवेट सेक्टर एंड विल बी नॉट प्रोवाइड। जब प्राइवेट सेक्टर में जो रिस्पांसिबल कार्ड पर नहीं मिल पाता है तब उसको सरकार के द्वारा यह अधिक से अधिक उपलब्ध कराया जाता है। सम इज द नीड्स ऑफ द स्पेंडिंग ऑफ लार्ज सम मनी। जहां पर अधिक पैसे की आवश्यकता होती है, जो प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल से बाहर होते हैं, वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा अधिक से अधिक व्यय किया जाता है। आल्सो ऑफ मनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपुल ऑफ दिस द फैसिलिटी ऑफ नॉट इजी। जहां पर हजारों लोगों को एक साथ देना सुविधाएं संभव नहीं होता है। इवन इन द प्राइवेट दिस ऑफ वुड बी चेंज ऑफ देयर फेयर यूज। जहां पर प्राइवेट सेक्टर का फेयर यूज, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, पुल का निर्माण करना, सरकार अधिक से अधिक व्यय करती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रेलवे, हार्बर्स ऑफ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड ऑफ इरिगेशन डैम। जो इन सभी सुविधाओं को गवर्नमेंट अधिक से अधिक व्यय करती है और पुनः उस पर टैक्स लगा करके और दूसरे माध्यम से उसको पूरा करती है। शुरू में जितना अधिक कैपेसिटी होती है गवर्नमेंट कंप्लीट करके और अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करती है, लेकिन उसके बदले में वह दूसरी तरीके से या उसको टैक्स लगाकर या उसका पैसे के माध्यम से टोल टैक्स लगाकर जब वो पूरा हो जाता है तो उसको फ्री कर देती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो सुविधाएं लेंगे उसके बदले में उसका आपको पैसे का भुगतान करना होगा। यहाँ पर फ्री नहीं, बल्कि जितना हम अच्छी सुविधाएं लेंगे उसका हमको अधिक से अधिक पैसा देना होगा। विच एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट हैज टू द सपोर्ट। कुछ ऐसे
कार्य है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट करने का काम करती है। दिस प्राइवेट सेक्टर हैज टू नॉट कंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इनकरेज। जहां पर बिजनेस का पर्पज से जहां सरकार या प्राइवेट सेक्टर पीछे हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कार्य किया जाता है कि वह अधिक से अधिक फैसिलिटी अवेलेबल करा सके। अगर फॉर द एग्जांपल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ जनरेट में पुश ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इंडस्ट्रीज, जिस डैम का निर्माण करना, इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन करना, इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनियां करती हैं, जिसको सरकार व्यय करके और लीजेबल कास्ट पर सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसा क्यों कि अगर जिस रेट पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है उसी कास्ट पर अगर वह सेल किया जाए तो बहुत सी छोटी छोटी यूनिट है जो बंद हो जाएंगी। इतनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी का कास्ट होगा कि उस कास्ट पर वह प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, इसलिए इसको प्रॉफिट में पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट लो प्राइस पर इसको अधिक से अधिक पैसा दे करके सरकार खरीदती है और लो प्राइस में इसको सेल करती है। बाय प्रोडक्शन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी रेट्स विच इज द इंडस्ट्रीज कैन बी अफोर्ड ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑफ सम पार्ट्स। जितना पैसा प्राइवेट कंपनियों को देकर इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट खरीदती है और उसको लो प्राइस में लोगों को सेल करती है कि अधिक से अधिक इसको प्रोडक्शन करके लाभ पहुंचाया जाए। सिमिलर ऑफ गवर्नमेंट इज, इसी तरह से सरकार और गरीबों दोनों की फायदा के लिए किसान गवर्नमेंट के द्वारा व्हीट और राइस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गवर्नमेंट अलाउंस करती है उस प्राइस पर सरकार किसानों से गेहूं और चावल को खरीदती है और लो प्राइस में 2 रुपए किलोग्राम गेहूं और 3 या से 5 रुपए किलोग्राम चावल को यह मूल्य रेट पर वह गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम के माध्यम से बेचती है। अगर खुले मार्केट में गेहूं का मूल्य देखा जाए तो 17 से 18 रुपए अगर सरकार खरीदती है तो 25 से 30 रुपए किलो गेहूं की प्राइस होगा और उस रेट पर सभी किसानों को या सभी गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट किसानों को सपोर्ट करती है अधिक प्राइस में खरीद करके उनको जो खाद बीज और ये उपयोग होता है उसका पैसा मिल सके और उसको प्रॉफिट हो सके ताकि किसान इसके लिए एग्रीकल्चर का वर्क कर सके और लो प्राइस में किसान उन लोगों को देती है कि जिससे ये भूखे न रहे, इनका स्वास्थ्य बेटर हो और ये दोनों तरह से यह गरीब और किसान दोनों को यह सपोर्ट करने का काम करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर्स। देयर इज द लार्ज ऑफ एक्टिविटीज इन प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी। इसी तरह से प्राइमरी सेक्टर के बहुत सी रिस्पांसिबिलिटी है जिस पर सरकार अधिक से अधिक व्यय करती है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ। इस तरह से एजुकेशन के लिए सरकार फ्री एजुकेशन देती है जिस पर शिक्षकों को अधिक से अधिक पेमेंट दिया जाता है कि वह ऐसे बच्चों को पढ़ाएं जिनकी पढ़ने की क्षमता नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का काम गवर्नमेंट करती है। वी डिस्कस ऑफ द चैप्टर ऑफ रनिंग प्रॉपर स्कूल्स ऑफ प्रोवाइडेड क्वालिटी एजुकेशन। और इसलिए सरकार क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही नर्सरी स्कूल के साथ साथ अब प्राइवेट इंग्लिश मीडियम भी स्कूल बना रही है कि हम एक अच्छी तरह की शिक्षा दे सकें। अब ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइज इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ लार्ज ऑफ वर्ड्स। और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है इलिटरेट की पर्सन सबसे अधिक है, उसको कम करने के लिए भी वह फ्री एजुकेशन फ्री ऑफ कास्ट जो बिना पैसे की हर प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि कॉपी किताब खाना और ड्रेस और इसके बाद स्कॉलरशिप, ये सभी फैसिलिटी देती है कि हमारे देश के सभी बच्चे अधिक से अधिक पढ़ें। सिमिलर नॉन इज द हाफ ऑफ चिल्ड्रेंस ऑफ मल्टीन्यूट्रिएंट ऑफ क्वार्टर ऑफ बाथ ऑफ कैपेसिटी ऑफ इन्फॉर्मेटली रेट्स। और यह देखिए मृत्यु दर या जन्म दर में भी काफी परिवर्तन पाया जाता है। इसमें जो मोर्टिलिटी रेट्स है वह उड़ीसा में 40 और 51% का होता है। सिमिलर वी नो दैट नियर बाई हाफ ऑफ इंडियंस चिल्ड्रेन आर malnourished, they are quarter them are क्रिएटली इल्स। इसमें से आधी जनसंख्या ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं और जो जिन्हें प्राय बीमारी अधिक रहती है और इस कारण से जो कुपोषण की स्थिति है जो विश्व की स्थिति से भारत की बहुत अधिक है। जिस तरह से जो
भारत में उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो सबसे हायर या पुअरेस्ट रीजन के अंतर्गत आते हैं। गवर्नमेंट नीड टू पे ऑफ अटेंशन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और सरकार के द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है कि यह न्यूट्रिएंट्स या प्रोडक्शन का कार्य करे। सच इज द एबिलिटी सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटी फॉर द पुअर एंड फूड। यह ग्रामीण में स्वच्छ जल, खाद्यान्न और हाउस, यह तीनों के लिए सरकार के द्वारा गरीबों को सपोर्ट करने के लिए यह विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई है। इट इज आल्सो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू केयर ऑफ पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स, और सरकार का यह कर्तव्य है जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं उनको सेफ्टी दे और उनकी सुरक्षा करे, जिससे हम अधिक से अधिक एरिया को इंक्रीज कर सकें, जो जिस पर हमारा अधिक से अधिक वर्क डिपेंड है। कंट्री थ्रू ऑफ इंक्रीज स्पेंडिंग्स इन सच एरिया, और सरकार अधिक से अधिक उन क्षेत्रों में व्यय करती है जहां पर सरकार की संभावना है, या जहां पे गरीबी अधिक होती है, कि गरीबों को दूर करके या उनकी गरीबी को हटा करके और उनको सपोर्ट करें, जिससे वह उनकी सिचुएशन को बदला जा सके। थैंक यू।